नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग की और ख़ास तौर पर एक आम परेशानी की जो अक्सर डेवलपर्स को आती है। हाँ, मतलब अगर कभी कोड के मेन फंक्शन में ढेरों टेस्ट लिखने की कोशिश की हो, तो पता होगा कि ये कितना उलझाऊ हो सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी एरर आई नहीं कि सब रुक जाता है और ठीक से पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ कहाँ हुई है। हाँ, और सच तो यह है कि मेन मेथड टेस्टिंग के लिए बना ही नहीं है, वो तो एप्लीकेशन चलाने के लिए है। यहीं पर टेस्ट एनजी जैसे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स बहुत काम आते हैं। अच्छा। ये टेस्टिंग को न सिर्फ आसान बनाते हैं, बल्कि एक स्ट्रक्चर देते हैं, व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट एनजी ऑटोमेटेड टेस्ट्स को बेहतर तरीके से चलाने और मैनेज करने में कैसे मदद करता है। हाँ, और शुरुआत इसके सबसे खास फीचर से होती है, एट टेस्ट एनोटेशन। हाँ, एट टेस्ट एनोटेशन ये अलग-अलग टेस्ट्स को चलाने की सुविधा देता है ना। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, तो मैं फंक्शन की इन्हीं दिक्कतों के चलते, मतलब ये जो लिमिटेशंस थीं, टेस्ट एनजी की तरफ बढ़ना जरूरी हो गया। एट टेस्ट एनोटेशन लगाकर हम कई टेस्ट मेथड्स बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे से आज़ाद चलते हैं। अच्छा, आजाद मतलब एक फेल हुआ तो दूसरा? हाँ, दूसरा चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। हर एट टेस्ट एनोटेशन वाला मेथड अपने आप में एक टेस्ट केस बन जाता है। इससे कोड भी साफ रहता होगा। बिल्कुल, कोड साफ सुथरा रहता है और टेस्ट्स को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। और देखिए, सिर्फ दिक्कतें ही नहीं थीं, बल्कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े होते गए, टेस्ट्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत भी बढ़ गई थी। अच्छा, फिर इन टेस्ट्स को ग्रुप में चलाने का भी कोई तरीका है? मैंने सोर्सेज में टेस्ट स्वीट का जिक्र देखा। ये क्या चीज है? टेस्ट सुइट, हाँ, ये दरअसल कई सारे टेस्ट केस का एक कलेक्शन है। आप सोचिए कि आपको एक साथ 50 टेस्ट चलाने हैं अलग-अलग फाइल्स से। हाँ, तो आप एक testng.xml नाम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट लेवल पे बनती है। ओके, एक्सएमएल फाइल। हाँ, और इसी में आप बताते हैं कि कौन-कौन सी क्लास के कौन-कौन से टेस्ट मेथड्स एक साथ चलाने हैं। मतलब एक क्लिक में पूरी टेस्टिंग। ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देता है आपको। ये तो बढ़िया है। एक्सएमएल से सब कंट्रोल। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सोर्सेज में थी, एआई का इस्तेमाल, जैसे चैट जीपीटी से टेस्ट कोड जनरेट करवाना। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? हाँ, मतलब एआई जैसे चैट जीपीटी जावा में टेस्ट क्लास की बेसिक फाइलें तेजी से बना सकता है। इससे कोडिंग का जो शुरुआती समय है, वो बचता है। हम्म। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि एआई से बने कोड की क्वालिटी और वो असल जरूरत के हिसाब से कितना सही है, ये देखना तो टेस्टर का ही काम है। वो बस एक ढांचा बना के दे सकता है। समझ गई। स्पीड देता है पर अक्ल हमें लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, एआई मददगार है, पर पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं हो सकते। अच्छा चलिए, मान लिया हमने सब सेट कर लिया, testng.xml बना ली और अब चला रहे हैं, पर एरर आ गई। सोर्सेज में नल पॉइंट एक्सेप्शन का जिक्र है, ये क्यों आती है अक्सर? नल पॉइंट एक्सेप्शन, हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये अक्सर तब होता है जब कोई ज़रूरी लाइब्रेरी, मतलब कोई जार फाइल मिसिंग हो, या फिर एक्सएमएल फाइल में ही कुछ गड़बड़ लिख दिया हो, कोई नाम गलत दे दिया हो। ओके। सोर्सेज में बताया गया है कि इस केस में mvnrepository.com जैसी वेबसाइट से मदद ली गई। जे कमांडर, SLF4J और ग्वाइस जैसी ज़रूरी जार फाइलें ढूंढी गईं। अच्छा, ये डिपेंडेंसीज होती हैं। हाँ, और एक्सएमएल को ठीक किया गया। तो ये दिखाता है कि सही डिपेंडेंसी होना और एक्सएमएल का सही होना कितना ज़रूरी है। छोटी सी गलती और टेस्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए सब ठीक चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, हाँ, तो वो किस क्रम में चलते हैं? क्या कोई डिफ़ॉल्ट तरीका है? हाँ, अगर आपने कोई क्रम तय नहीं किया है, तो टेस्ट एनजी मेथड्स के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकली चलाता है। मतलब ए पहले, फिर बी, फिर सी, इस तरह से। और अगर हमें कोई खास क्रम चाहिए तो, जैसे मान लीजिए लॉगिन पहले हो, फिर कोई एक्शन हो और आखिर में लॉग आउट, अल्फाबेटिकली तो ये शायद उल्टा सीधा हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसी के लिए एट टेस्ट एनोटेशन के साथ प्रायोरिटी एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एट टेस्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू 1, एट टेस्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू 2। अच्छा, नंबर्स से। हाँ, जिसका नंबर छोटा वो पहले चलेगा। जैसे प्रायोरिटी 1 वाला प्रायोरिटी 2 से पहले। सोचिए, बिना प्रायोरिटी के आपका लॉगिन टेस्ट लॉग आउट के बाद चले, क्या फायदा? अरे हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है कई सिनेरियोज में। हाँ, एक बात और, अगर कई टेस्ट की प्रायोरिटी एक जैसी है, मान लीजिए 2 मेथड की प्रायोरिटी 1 है,
तो वो फिर आपस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत काम का फीचर लगा। सोर्सेज में कुछ असली टेस्ट केस बनाने का भी उदाहरण था, जैसे अलग-अलग वेबसाइट्स खोलना, सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल वगैरह। यहाँ एट बिफोर क्लास और एट आफ्टर क्लास का भी जिक्र था। ये क्या करते हैं? हाँ, ये एनोटेशंस सेटअप और टियर डाउन के लिए होते हैं। एड बिफोर क्लास एनोटेशन वाला मेथड उस क्लास के सारे टेस्ट चलने से पहले सिर्फ एक बार चलता है। जैसे ब्राउजर खोलना, आपको हर टेस्ट के लिए बार बार ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं। ओके, और एट आफ्टर क्लास? वो सारे टेस्ट खत्म होने के बाद एक बार चलता है, जैसे ब्राउजर बंद करना। हाँ, तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। समझ गई, सेटअप और क्लीन अप। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हम testng.xml से ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट चलाना है और कौन सा नहीं? मान लीजिए मुझे कोई टेस्ट अस्थायी रूप से बंद करना है। बिल्कुल, दो तरीके हैं इसके। एक तो सीधा कोड में उस टेस्ट मेथड के एट टेस्ट एनोटेशन में इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स लिख दें, वो टेस्ट फिर चलेगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा तरीका है testng.xml फाइल से उस क्लास के टैग के अंदर मेथड्स टैग लगाकर एक्सक्लूड नेम इज इक्वल टू मेथड नेम लिख दें। बस मेथड का नाम सही होना चाहिए, वो मेथड उस रन में नहीं चलेगा। एक्सक्लूड। अच्छा, और अगर सिर्फ एक दो खास टेस्ट ही चलाने हो पूरी क्लास में से, बाकी सब नहीं चलाने? उसके लिए XML में एक्सक्लूड की जगह इंक्लूड नेम इक्वल्स मेथड नेम इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूड? हाँ, तब सिर्फ वही मेथड चलेंगे जिन्हें आपने इंक्लूड किया है, बाकी सब अपने आप एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये डिबगिंग के समय बहुत काम आता है जब आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टेस्ट पर फोकस करना चाहते हैं। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है XML। अच्छा, आखिर में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि अगर मेवन जैसा टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हर नए प्रोजेक्ट्स में सारी जार फाइल्स को लिब फोल्डर में कॉपी करना पड़ता है। ये तो बड़ा झंझट वाला काम लगता है। हाँ, बिल्कुल है। और यही मेवन या ग्रेडल जैसे बिल्ड ऑटोमेशन टूल का असली फायदा दिखता है। मेवन प्रोजेक्ट की बाहरी निर्भरता यानी डिपेंडेंसीज को खुद मैनेज करता है। कैसे? आपको बस अपनी pom.xml फाइल में बताना होता है कि कौन सी लाइब्रेरी चाहिए और उसका कौन सा वर्जन। हाँ। मेवन उसे अपने आप सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में जोड़ देता है। अरे वाह! हाँ, वो बार बार जार फाइल ढूंढना, डाउनलोड करना, कॉपी पेस्ट करना, वो सारा झंझट खत्म। प्रोजेक्ट क्लीन रहता है और डिपेंडेंसी मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि टेस्टेंजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और लचीलापन देता है। ये मेन मेथड की सीमाओं से कहीं आगे है। हमें टेस्ट्स कैसे चलें, कैसे ग्रुप हों, उनकी डिपेंडेंसी कैसे मैनेज हो, इस सब पर बहुत बेहतर कंट्रोल मिलता है। निश्चित रूप से ये पारंपरिक तरीकों से बहुत बेहतर है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जैसे जैसे हम कोड जनरेशन के लिए AI और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए मेवन रिपोजिटरी जैसे बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, तो खुद इन बाहरी टूल्स का विकास, इनका एवोल्यूशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क जैसे टेस्टएनजी के भविष्य को किस तरह से बदल सकता है, ये देखना दिलचस्प हो।